दोस्तों, रियल नंबर की वीडियो को जब देखो तो उसमें मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा को इंक्लूड किया है थोड़ा बहुत, ताकि आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ जाए। EDL मतलब लेमा हमारे सिलेबस में नहीं है, पर ऐसा लिखा नहीं था कि एल्गोरिथम नहीं पढ़ना है, तो मैंने उसको इंक्लूड किया है। आप हल्का बहुत देख के जाना एग्जाम में, क्या पता कुछ आ जाए तो फिर उस समय क्या करोगे। हल्का बहुत ऐसे ही मतलब। बाकी बहुत सारे टीचर्स तो EDA भी नहीं पढ़ा रहे हैं। बाकी तो सब कुछ सिलेबस में है, चेक करना, जो दिक्कत लगे मेरे से पूछना। कुल मिला के रियल नंबर्स में दो चीज़ें नहीं है, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरा रिविजनिंग रैशनल नंबर्स एंड द डेसिमल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ सपोर्ट करना। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। शुरू करते हैं रियल नंबर्स से। रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स जो कि रैशनल होते हैं या तो इरेशनल होते हैं। कुल मिला के हमने दो ही नंबर सीखे हैं, एक तो होते हैं रियल नंबर्स, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। वो आपके अभी काम का नहीं है, वो 11th क्लास में आएगा। जो एग्जिस्ट ही नहीं करते रियल नंबर्स, वो जो एग्जिस्ट करते हैं। अब ये रियल नंबर्स दो टाइप के हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। रैशनल नंबर्स हम सबने पढ़े हैं अभी तक के, जो कि P/Q के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, जहाँ पे Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q ज़ीरो हो गया तो वो इन्फिनिटी कहलाता है, तो अपना भी काम नहीं है। रैशनल नंबर जो होते हैं वो सारे नंबर्स जो कि P/Q के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। अच्छा, रियल नंबर्स की डिफाइन ये भी होती है कि वो सब नंबर्स जो हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। नंबर लाइन सबने सीखी है, इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं उसमें बेसिकली दो टाइप के नंबर होते हैं, एक तो होते हैं इंटीजर्स, एक होते हैं डेसिमल नंबर्स। इंटीजर्स तो हमने जैसे पढ़ाई है 1 2 3 -1 -2, वो सब चीज़ें जो कि जिनका डिनोमिनेटर 1 होता है। आप देखें सबका डिनोमिनेटर 1 है, तभी तो डिवाइड करने पे हमको सेम नंबर वापस से मिल जा रहा है और एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, कोई पॉइंट में नहीं आ रहा है कुछ भी। उसे कहते हैं डेसिमल्स, इंटीजर्स। डेसिमल नंबर्स वो जो इन इंटीजर्स के बीच में लाया करते हैं। अब जैसे 1.1 1.2 1.3 या 1.334 1.335, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है, वो सब डेसिमल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स में भी और नीचे अगर आ जाएं तो एक होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे के सारे इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 4, इन्हें कहते हैं होल नंबर्स। इसको और क्लासीफाई करें तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे के सारे इंटीजर्स, जहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं है। यहाँ पर भी नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर भी नेगेटिव नहीं है, पर यहाँ पर 0 है तो ये होल, और यहाँ पर 0 नहीं है तो ये नेचुरल। आगे अब इंटीजर्स भी हो गए, डेसिमल्स भी हो गए। डेसिमल नंबर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, जैसे कि मैंने लिखा 8.25, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि यार वो एक पॉइंट के 2 डिजिट्स पर ख़त्म हो गया। जैसे मैंने लिखा 5/2, ये क्या होगा 2.5। अब आप देख सकते हो कि ये P/Q के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, Q 0 नहीं है और डेसिमल नंबर है तो ये यहाँ पर आएगा। रियल नंबर तो है ही, रैशनल नंबर है क्योंकि P/Q के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, डेसिमल नंबर है ऊपर से क्योंकि डेसिमल आ गया, और टर्मिनेटिंग है क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये ख़त्म हो गया। ऐसे कुछ नंबर होते हैं टर्मिनेट नहीं होते हैं, जैसे मैंने कहा 5/3, तो ये क्या होता है 1.3333 और एंड नहीं हो रहा है। अब देखो ये भी P/Q के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं तो रैशनल नंबर तो हुआ ही। डेसिमल नंबर भी है आगे, क्यों? क्योंकि पॉइंट आ गया, पर पॉइंट के बाद क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि ये 3 ख़त्म नहीं हो रहा है। 3 कितना भी डिवाइड कर लो आप, आखिर तक इसका एक आंसर नहीं आएगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद भी दो कैटेगरी होती है, रिकरिंग मतलब कि रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग। बात ऐसी है कि अगर ये नंबर डेसिमल के बाद रिपीट होता है, जैसे 333 रिपीट हो रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर हुआ। पर अगर ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे होते तो ये बन जाता है रैशनल नंबर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब यही पैटर्न ऐसा भी होता था कि 3 4 3 4 3 4। अब यहाँ पर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तब भी ये डेसिमल नंबर है, और रिकरिंग वाला कि 2 नंबर्स के पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो ये भी अपन P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और ये रियल नंबर है। पर ऐसे कुछ नंबर होते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 1.41456 9 4 3 2 4, लिमिट नहीं है। अब ये क्या डेसिमल नंबर है
पर ये रिकरिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है प्लस नॉन रिकरिंग है कि इसके नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये कहलाता है इर्रेशनल नंबर। ये खैर 9 का बेसिक से पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया इर्रेशनल नंबर। अब डेफिनेशन सिंपल हो गई कि ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। ऑल दोज डेसिमल नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। या सिंपल कि रूट ऑफ एवरी नंबर, एवरी पॉजिटिव नंबर इस इर्रेशनल नंबर। हम सोचते हैं यार कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। सिंपल है कि √2, √3, √4 नहीं, √4 होता है 2। तो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स के नंबर को अगर अपन हटा देते हैं तो उसके अलावा जितने भी रूट्स बचते हैं ना, वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर हैं। अब चाहे वो √5 हो, √6 हो, √7 हो, √8 हो, पर √9 नहीं होगा क्योंकि √9 तो 3 होता है। तो ये 2 नंबर नहीं, जितने परफेक्ट स्क्वायर आ जाते हैं उनको हटा के बाकी जो नंबर बचेंगे वो सब इर्रेशनल नंबर। अब बेसिकली क्लास 10th की बात करें तो हमारे पास 4 चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। एक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ईजी है। एक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये भी ईजी है, इसका कनेक्टेड है, ये दोनों बाद में पढ़ेंगे। पहले ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है कि हम किसी भी नंबर को a = bq + r के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे कि जहाँ पर ये a जो है ना वो b से डिवाइड हो रहा हो। मतलब कि अगर मैंने ऐसे लिखा b है, इसको मैंने डिवाइड किया a से, सॉरी a है और मैंने डिवाइड किया b से, तो यहाँ मेरे को एक q करके एक नंबर मिलेगा और जो भी यहाँ पे समझो x आया और इसके बाद जो मेरे को आंसर निकल के आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो एक r करके वैल्यू होगी। ये कुल मिला के ऐसा कहता है कि हम जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी ऐसे नंबर से, तो हमें 2 ऐसे यूनिक नंबर्स मिलते हैं q और r, जो कि इस तरीके से लिखे जा सकते हैं कि a = bq + r। सिंपल है, हमने डिविडेंड थ्योरम पढ़ी है बचपन में, बस उसको a b q r के फॉर्म में लिख दिया है। डिविडेंड = डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लिखते ही थे, जहाँ पर डिविडेंड क्या है, a जिसको डिवाइड कर रहे हैं, b जिससे डिवाइड कर रहे हैं, q जो डिवाइड करने पे आंसर आया, r वो चीज़ जो डिवाइड नहीं हो पाई, रिमाइंडर बच के आखिरी में रह गई। और एक चीज़ इस पर ध्यान देने की है कि जो रिमाइंडर होता है ना वो हमेशा b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या उसके इक्वल होगा। ये कैसे, ज़रा देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान करने की ये भी है कि a जो है ना, जिसको नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, वो b से बड़ा होना चाहिए, तभी तो रिमाइंडर बचेगा ना। या अगर इक्वल हो गए तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल है 30, ये हमारा a है, b हमारा 4 है, 7 हमारा q है और r हमारा 2 है। हमने 30 को डिवाइड किया है 4 से, डिवाइड करने पे आएगा 4 7 से 28 माइनस किया बचा 2। तो इसको देखो ऐसे लिख दिया है, a क्या है 30, b क्या है 4, q क्या है 7 और r क्या है 2। तो a = bq + r। 30 = 4 × 7 + 2, कुछ गलत नहीं है, करके देखते हैं। देखो रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। अब 2 छोटा है कि नहीं छोटा है 4 से, ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार 28 लिया तो रिमाइंडर आया 0, ठीक है। एक बार अपन ने 7 लिया और 29 लिया तो रिमाइंडर आया 1। 30 ले चुके हैं, रिमाइंडर 2 आ चुका है, 0 1 2। फिर 31 से डिवाइड किया 4 को तो रिमाइंडर आया 3। फिर 32 से डिवाइड किया इस बार 4 को तो रिमाइंडर आया 0। अब देखो 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 0 आ गया। मतलब पैटर्न क्या है, 0 1 2 3 और 0 1 2 3। ये 0 1 2 और 3 ये सब छोटे हैं किससे, 4 से, जो कि हमारा है b। और सब इक्वल टू ग्रेटर देन किसके हैं, 0 से। भाई 0 है ना, तो इक्वल टू भी हुए और बड़े हैं 0 से, सारे के सारे बचे हुए। तो ये चीज़ भी समझ में आ गई कि जो b है वो हमेशा ही छोटा, सॉरी जो r है वो हमेशा छोटा होगा b से और बड़ा होगा 0 से, या उसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, देखो ये था ना 30 = 4 × 7 + 2। अब इन सबको हम ऐसे लिख सकते हैं एक करके, पर कोई बोले नहीं यार अगर मैं इस r की जगह पे 4 लिख दूँ तो r4 आ गया। करके देख लेते हैं। 30 = 30, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 4 × 7 + 4। ठीक है, यहाँ पे आएगा 32। 4 × 7 + 4। अब देखो यहाँ पर हमने r4 ले लिया है कैसे भी करके, पर हम देखें यहाँ पर तो 4 कॉमन निकल रहा है। ये 4 बाहर आया तो अंदर बचेगा 7 + 1 जो कि हुआ 8। तो 4 8 से क्या होता है 32। मतलब कि आखिरकार तो r 0 ही आया ना। यहाँ 4 8 + 0 करेंगे अगर तो ये r हमको 0 ही मिला ना। इसका मतलब कि r कभी भी b से इक्वल नहीं हो सकता या उससे कभी बड़ा भी नहीं हो सकता। अगर वैसा हो रहा है तो हम गलत हैं। अब अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझ में आया तो ये एल्गोरिथम समझ में आ सकता है।
इसका मतलब क्या है कि हम जब एक ही चीज़ को, एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी एक ही चीज़ को बार बार एक प्रोसेस के हिसाब से लगाना, तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब अगर मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को बार बार लगाता हूँ किसी एक चीज़ पर, किसी दो नंबर्स पर, तो वो बन जाएगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सिंपल है। पहले तो हमको ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लगाना है, मतलब ई डी एल लगाना है। अब अगर आर ज़ीरो नहीं आता तो हमें बी को, अगर आर ज़ीरो आ गया तो जो हमारा बी नंबर है ना, वो हमारा एच सी एफ होगा। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हमें एच सी एफ निकालना है 120 का और 144 का। अभी ये कैसे निकलेगा, हमने क्या किया, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 144 जो नंबर बड़ा होता है ना उससे काम करते हैं। ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो 144 120 से बड़ा है, तो 144 को हम डिवाइड करेंगे 120 से। डिवाइड किया, हमें मिला 24। ठीक है। यहाँ पर देखो आर जो है ना वो ज़ीरो नहीं आया, आर क्या है 24, आर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो नहीं आता है तो हम जो हमारा डिवाइज़र था ना, मतलब 120 मतलब कि बी, इसको यहाँ पे ले आते हैं वापस से और डिवाइड करते हैं इस रिमाइंडर से। अब अगर आंसर जो आया, जैसे मैंने 5 से डिवाइड किया 120, मेरे को मिल गया 0। अब ये 0 तो मिल गया, कल को ये 0 अगर नहीं मिलता, समझो कुछ भी आता, तो हम वापस से यहाँ पे एक बनाते ब्रैकेट, 24 को वापस यहाँ ले आते डिवाइज़र को, और तब तक करते जब तक हमें आर ज़ीरो नहीं मिल जाता। जिस स्टेप पर हमको आर ज़ीरो मिल गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, उस डिवाइज़र को हम कहते हैं एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि ये 24 जो है ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 120 का और 144 का। इसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू एच सी एफ निकालना। सिंपल है। पहले मैंने 144 को डिवाइड किया 120 से, ये ए है, ये डिवाइड किया मैंने बी से, मुझे मिला क्वेश्चन 1 मिला ना, और रिमाइंडर आया 24। अब रिमाइंडर क्योंकि 0 नहीं है तो मैं इसको वापस से लगाऊंगा। किस पे लगाऊंगा, 24 पे 120 पे। मतलब मैंने 120 को डिवाइड किया 24 से, मुझे मिला 5, और इस बार रिमाइंडर 0 आ गया। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मेरा ये 24 मतलब कि डिवाइज़र, मतलब कि बी एक तरीके से कहा जाए तो इस पार्ट के लिए भी है, तो वो 24 जो है ना मेरा एच सी एफ कहलाएगा उन दो नंबर्स के लिए। ठीक है। वही अब स्टेप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अगर ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है तो आर 0 होगा, तब बी जो है हमारा एच सी एफ कहलाएगा। स्टेप 2 कहती है अगर आर 0 नहीं आता, जैसे हमारे यहाँ पर आर 0 नहीं आया था, तो वो कह रहे हैं भैया वापस से ई डी एल को अप्लाई करो बी और आर के लिए, जहाँ पे बी बड़ा होना चाहिए आर। सीधी सी बात है कि अब ये बी और आर है, सर बी बड़ा ही होगा ना आर से, तो बी को यहाँ पर ले आए और इसको प्रोसेस को तब तक करें जब तक हमें 0 रिमाइंडर नहीं मिल जाता। और जिस पॉइंट पर हमको 0 रिमाइंडर मिल गया, मतलब कि वो हमारा एच सी एफ है। अब भाई समझदार वो जो इनको लिखेगा, स्क्रीनशॉट्स नहीं लेगा। अगर कुछ सीखना है तो इनको अपनी कॉपी में लिखना। अच्छा, अब एक ये क्वेश्चन है 1.1 का, और क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है ईडीए का, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एक आर्मी है जिसमें 616 मेंबर्स हैं जिनको मार्च करना है एक बैंड के पीछे। आर्मी का ही बैंड होता है जो कि 32 लोगों का बैंड है एक परेड में। इस तरीके से कि जो दोनों ग्रुप्स हैं ना वो एक सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करें। कॉलम मतलब ऐसे वर्टिकल लाइंस, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करें। और लिखा है कि मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है कॉलम्स का जिसमें वो लोग मार्च कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में हम मैक्सिमम वर्ड पढ़ते हैं और बोलते हैं अरे एच सी एफ। ऐसे नहीं होता है। अगर आप 10th में आ गए हो और आपको अगर अच्छे लेवल से करने हैं क्वेश्चंस, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हाईएस्ट वर्ड और एलसीएम के लिए लीस्ट वर्ड क्या हर बार काम नहीं आता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब कोई दो नंबर्स होते हैं ना, उन दोनों नंबर्स के जो एलसीएम होंगे वो हमेशा इनसे बड़े होंगे या फिर उसके इक्वल भी हो सकते हैं, पर जो एचसीएफ होगा वो इन दोनों से हमेशा छोटा होगा या फिर इसके इक्वल होगा। ऐसा क्यों? ये तो हाईएस्ट है ना, ये तो लीस्ट है ना, ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है? असल में क्या है, ये वर्ड लिखा है इधर फैक्टर और ये वर्ड लिखा है इधर मल्टीपल। अब ये दोनों क्या होते हैं एक बार समझ लेते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है कि हम किसी भी नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया 1 2 3 से, हमें आया 2 4 6, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो 2 4 6 आ रहा है ना, ये होते हैं मल्टीपल्स। कि 2 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14। और फैक्टर मतलब वो होता है जो इसको डिवाइड कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पर आया 24 का एग्जाम्पल लिया एक। अब 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24। क्यों? क्योंकि ये सब नंबर्स इसको डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉपर डिवाइड की बात कर रहा हूँ। ये सब इसको मतलब डिवाइड कर सकते हैं कैसे भी। पर जो मल्टीपल होते हैं, ये जो होते हैं कभी भी
इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये सब इससे बड़े हैं, ये सब इसके मल्टीपल्स हैं। 24 इंटू 1 24, इंटू 2 48, इंटू 3 72, इंटू 4 96। मल्टीपल मतलब क्या, जो मैंने बताया था यहाँ पे, जो मल्टीप्लाई करने पे आते हैं। फैक्टर्स मतलब वो जो उस नंबर को काट सकते हैं, कितना हद तक, जो भी उसके फैक्टर्स होंगे ना वो हमेशा इसलिए इस नंबर से छोटे होंगे। 24 है, देखो 1 से लेकर 12 तक सब छोटे हैं, 24 उसके इक्वल है। और 24 के मल्टीपल्स क्या है, 24 एक उसके इक्वल है, बाकी सारे के सारे उससे पढ़े। तो कोई भी नंबर होता है, मैं 2 नंबर की बात कर रहा हूँ जनरली, क्योंकि एलसीएम 2 नंबर के बीच का ही निकालना पड़ता है। तो 2 नंबर जो होंगे ना, इनसे हमेशा इनका एलसीएम जो होगा वो बड़ा, क्योंकि ये मल्टीपल है, मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। और फैक्टर जो है ना वो हमेशा छोटा होता है, और एचसीएफ इसलिए हमेशा इन 2 नंबर से छोटा होगा। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 616 आर्मी के मेंबर्स हैं, ठीक है। जिन लोग को मार्च करना है किनके पीछे, बैंड वालों के पीछे, आर्मी के बैंड होती है, वहाँ 32 लोग हैं, इनको मार्च करना है ऐसे कॉलम्स में। कॉलम मतलब कि वर्टिकल लाइंस। अब सोचने वाली बात है कि ये जो कॉलम्स होंगे, ये सीधी सी बात है, इन लोगों से छोटे ही होंगे ना, लोग ज़्यादा हो सकते नहीं है। कॉलम ही छोटे होंगे, लोग ज़्यादा होंगे, सॉरी, लोग ज़्यादा होंगे और कॉलम छोटे होंगे, कॉलम ज़्यादा नहीं हो सकते, लोग तो हों। तो इस चक्कर में इन दोनों से छोटी वैल्यू आनी है, मतलब कि एक वो वैल्यू निकालनी है जो इन दोनों को इजीली काट सके, और उसका हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कर लेते हैं क्वेश्चन में लिखा है कि बाय ईडीए 616 32 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे ईडीए लगा देंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। 616 को डिवाइड करते हैं पहले 32 से, ठीक है, यही करते हैं ना अपन। 19 से करेंगे, आखिर में आएगा R 8, क्योंकि R 0 नहीं आया तो हम इस प्रोसेस को वापस से करेंगे। और अब इस बार हम लोग इस 32 को यहाँ पे ले आएंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे 0 आ गया ना R, अब जहाँ पे R 0 आ गया तो उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है, मतलब कि ये 8 जिसको हम जनरली B कहते हैं, वो जो है हमारा HCF हो जाएगा। इस स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, इस स्टेप पर 8 है, वैसे आप बोलोगे भाई B तो 32 है स्टार्टिंग वाली स्टेप में, पर नहीं, जो स्टेप पर यहाँ पे R 0 आया है वहाँ पर जो डिवाइजर होता है ना, मतलब 8, उसको HCF मान लेते हैं। वही क्या, 32 को अपन ने लिखा है 8 इंटू 4 प्लस 0, ये R 0 आ गया, तो हमारा 8 जो होगा वो HCF होगा। क्वेश्चन खत्म। अब एक चीज़ सोचने की है कि ये 616 को और 32 को 2 भी काट सकते हैं, दोनों को 2 कॉलम बन सकते हैं, पॉसिबल है। 4 भी इन दोनों को काट सकते हैं, भाई 4 कॉलम भी बन सकते हैं चाहे तो, और 8 कॉलम भी बन सकते हैं। तो हमने 8 ही क्यों लिया, कि क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमम, क्वेश्चन में लिख दिया है उसने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने HCF निकाला। कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर हमें चाहिए होता है हाईएस्ट, इसलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन कौन सा फैक्टर है, 8, जो हमने यहाँ पर ले लिया, जो हमारा आंसर है, जिसको हमने निकाला है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से। थर्ड चीज़ पढ़ते हैं जो 1.2 एक्सरसाइज पे बेस्ड है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसका मतलब खाली यही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कि अगर हम कोई भी कंपोजिट नंबर मतलब वो होता है जो कि अपने, जो समझो A है, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे ना, जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, उसमें A खुद और एक 1 के अलावा और भी अगर नंबर आते हैं तो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर क्या होता है, ये कंपोजिट नंबर हो गया। प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है बस। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे 15 है। अब देखो ना, 2 डिवाइड करने के लिए सिर्फ 2 है और 1 है, 3 को डिवाइड करने के लिए सिर्फ 3 है और 1 है, 5 के लिए भी 5 और 1 है, 7 के लिए भी 7 और 1 है, और ये सब किसी अपने और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन 15 है, इसको डिवाइड करने के लिए 5 भी कर लेगा, 3 भी कर लेगा, 1 भी कर लेगा, 15 भी कर लेगा, तो 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए ना। इस चक्कर में इसको कंपोजिट बोलते हैं और इसको बोलते हैं प्राइम। तो क्वेश्चन मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम्स, हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, जैसे 48 नंबर दिया है मेरे को, ये कंपोजिट नंबर ऐसे दिख ही रहा है,
तो इसको अगर अपन इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, हमने सीखा था ना कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, पर यहाँ पर हमने फैक्टर ट्री के थ्रू निकाले। जैसे 48 है, इसको 2 पार्ट्स में लिख दिया, 2 × 24, 2 उसका फैक्टर हो गया एक, फिर 2 से और निकाला, 2 × 12 24 हो गया, फिर 12 को किया 2 × 6, 6 को किया 2 × 3, तो ये 2 2 2 2 3, कितनी बार 2 आया, 4 बार, 2 4.3, 2 4 बार आया मतलब, और इसका मतलब, और 3 मल्टीप्लिकेशन में, और ये 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, 48 क्या है, कंपोजिट हो गया। एवरी कंपोजिट कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होता है, डॉट मतलब प्रोडक्ट, एज दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इन प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल एक और है 4095, ये तो क्या फैक्टर तरीके से निकाला मैंने, हम जनरली कैसे निकालते हैं, ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं। 4095 का फैक्टराइजेशन करेंगे क्या होगा, देखो पहले 3, देखो सच में क्या होता है, जब भी ये फैक्टर्स निकालने होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ही टेंशन वाला काम होता है, क्योंकि बहुत बार क्या मिलते ही नहीं है। सबसे आसान तरीका से करने का ये है कि शुरुआत से शुरू करो। सबसे पहले क्या आता है, 2, देखो 2 है क्या, इसमें हमने पहले डिविजिबिलिटी चेक्स पढ़े, 2 का डिविजिबिलिटी चेक क्या होता है, 3 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 7 का, 9 का, और अगर समझो याद नहीं भी है तो थोड़ा ऐसे मोटी मोटी करके देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे 2 से करोगे, देखो ये 2 से नहीं होगा अभी, पर 3 से होगा। 3 का पता है ना, सबको ऐड करते हैं और जो सम आता है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। ये देखो 13 और 5 18, 18 डिविजिबल है 3 से, मतलब कि हाँ ये डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे पहले इसको, देखो होगा 1365। अभी 1365 आया, फिर देखो ये 3 से है कि नहीं है, 2 तो 9 से गया, 2 तो इससे हो ही नहीं सकता, अब 3 की बात चल रही, 3 से एक और बार हो रहा है, एक और बार कर दिया 455, अब 3 से नहीं होगा, देखो 9 + 5 14 नहीं होगा। अब हम 5 से करेंगे, 2 भी हो गया 3 भी हो गया, अब 5 की बारी, 591, ठीक है 5 भी हो गया, अब देखो वापस 5 से नहीं हो रहा है, अब बारी है 7 की, तो 7 से करेंगे, 7 से क्या आएगा 13, और 7 के बाद 13 तो सीधे से आ ही गया, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 और 1, तो उसका क्या आया, 3 2 बार थे तो 3² .5.7.13, ये हमारा 4095 आ गया। देखो 4095 कंपोजिट नंबर है, इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, 3 5 7 13 ये सब प्राइम नंबर्स हैं, और 4095 जो है एक कंपोजिट नंबर है। अब ऐसे एक क्वेश्चन है 1001, ये थोड़ा परेशान करता है, किसी को समझ ही नहीं आता है कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो 1001 है ना, सोचो शुरुआत से ही, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। 2 से होगा क्या, देखो नहीं हो रहा है, 3 से होगा क्या, देखो नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, नहीं हो रहा है। 5 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 7 से देखो हो रहा है, होगा, 7 से किया क्या आया 143, अब भी देखो मालूम नहीं पड़ेगा। 7 से बाद देखो वापस 7 से हो रहा है क्या, 7 से वापस करने पे तो मतलब 7 को भी अब काट दो, हो गया ख़त्म। अब आता है 9, देखो 9 से हो रहा है क्या, 7 + 8 नहीं, 9 से भी नहीं हो रहा है। अब आता है 11, देखो 11 से होगा, 11 1 से 11 33 आएगा, तो 11 3 33, 13 आ गया तो फिर क्वेश्चन ही खत्म, 13 एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो 7 11 और 13 क्या आता है 1001, ये कंपोजिट नंबर है और तीनों प्राइम नंबर्स हैं। समझ में आया। और एक और चीज़ क्या होती है इसमें, एक और पॉइंट ध्यान देने का है, इस पर हमारे क्वेश्चन भी बेस्ड है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर इज़ यूनिक, कि हर किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, मतलब कि हमारी मर्जी से हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम बोले यार 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, ये है मतलब यही है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, नहीं, ना कुछ ऐड कर सकते हैं ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो नंबर बदल जाएगा। और ना ही कभी 2 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन सेम हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होता जब तक वो 2 नंबर्स इक्वल नहीं हो। अगर ए और बी इक्वल हैं तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन इक्वल होगा, पर अगर वो दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है तो कभी भी उन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन इक्वल नहीं होगा। ये होती है यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर इज यूनिक, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर इज यूनिक। हम कुछ भी अपने हिसाब से छेड़छाड़ या फेरबदल नहीं कर सकते, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट हैं, बहुत काम में आते हैं और इजी भी हैं, याद कर सकते हैं। अभी 1.2 के लिए एक ये चीज़ और काम आएगी जिससे कहते हैं अपन रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर HCF एंड LCM। अब हमने इसी वीडियो में HCF और LCM पढ़ ली है कि रिलेशन क्या होता है नंबर्स का, और LCM क्यों नंबर से बड़ा होता है और HCF क्यों नंबर से छोटा होता है, क्यों
फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये सब अपन देख चुके हैं। सीधा आगे बढ़ता हूँ। असल में क्या है कि ये फॉर्मूला एक तरीके से, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, कोई दो नंबर्स हैं पॉजिटिव ए और बी, उनका जो HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, मतलब LCM इंटू HCF, वो हमेशा A इंटू बी के इक्वल होगा। HCF क्या होगा, बस अब देखो इसी के बेस पे HCF क्या होगा, मैं LCM को नीचे ले आता हूँ, इक्वल्स टू के नीचे इधर इस तरफ, A इंटू बी अपॉन LCM। तो एग्जाम में A भी दिए हो LCM दिया हो तो HCF निकाला जा सकता है, एग्जाम में A भी दिए हो HCF दिया हो तो LCM भी निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर मैं LCM को यहाँ पे रख रहा हूँ और HCF को नीचे ले आया तो LCM का फॉर्मूला बन जाएगा A इंटू बी अपॉन HCF। ठीक है, इजी फॉर्मूले। अभी अपना एक क्वेश्चन है, ये NCERT एग्जाम्पलर का अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। इसमें क्या है कि हमें एक्सप्लेन करना है क्यों ये नंबर कंपोजिट नंबर है। नंबर कंपोजिट है दिया हुआ है, एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 ये दिया हुआ है। अब देखो मैंने यहाँ 7 कॉमन निकाला, 7 कॉमन निकालने में क्या आया, 3 इंटू 5 प्लस 1, 3 इंटू 5 7 कॉमन निकाल लिया, प्लस यहाँ से भी 7 कॉमन आ गया तो प्लस 1। ठीक है, तो 7 ये हो जाएगा 15 प्लस 1 16, और 16 मतलब क्या, देखो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 2 आ गए, तो 2 की पावर 4, 7.2 की पावर 4। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यार स्टेटमेंट्स हैं आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको पूरा लिख के आना एग्जाम में, ऐसे नहीं लिखते हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। तो वैसे ही, क्योंकि इधर ये दिया हुआ है कि ये जो नंबर है हमने इसको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में देखो एक्सप्रेस कर दिया, 7 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है, तो अकॉर्डिंग टू FTA इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट काम आया अभी इसमें, हेंस प्रूव्ड। अब देखो बुक में दिया है एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 10 पे। ठीक है, इसमें लिखा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही निकालना है। ठीक है, वरना एक और तरीका था अपन पहले पढ़ चुके हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू उसका HCF निकाल दो और उसके बाद LCM निकल जाएगा फॉर्मूला के थ्रू। पर नहीं, इन्होंने बोला है हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही निकालना है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्वेश्चन में दिया है कि 6 और 20 है, 6 और 20 है। अब इनके पहले अपन प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं सिंपल। 6 के क्या होंगे, 2 इंटू 3, 2 से 3, 3 से 1। 20 क्या होंगे, 2 2 5 करोगे तो आ जाएगा इजी, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो देखो HCM क्या हुआ, HCF क्या हुआ, HCF कैसे निकलता है भाई, कॉमन है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या, फैक्टर। सीधा सीधा वर्ड्स पे जाओ, HCF क्या बोलता है, जो फैक्टर दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है, 2 कॉमन है एक, तो हमने ये 2 दोनों में कॉमन था तो 2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो हमारा HCF क्या आया, 2। अब LCM क्या होगा, LCM कैसे निकालते हैं कि जो भी ये नंबर एक अपन ने कॉमन निकाल लिया 2, तो वापस 2 को यहाँ लिखा, और इसको छोड़ के, मतलब जो सर्कल किए हुए नंबर्स है ना, इनको छोड़ के जो बच गए उनको लिख दो, 3 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 एक ही लेंगे और फिर 3 इंटू 2 इंटू 5, 60 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 6 और 20 है, ये भी देखो समझ लो, उतना डिफिकल्ट नहीं है। 20 का टेबल पढ़ेंगे 20 40 60, 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 12 18 24 30, और आगे आएगा 10th पे आएगा 6 इंटू 10 के आएगा 60। LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो 20 के टेबल में जो 20 के मल्टीपल्स हैं उसमें सबसे पहले आ रहा है 60, और 6 के जो मल्टीपल्स है उसमें आ रहा है सबसे पहले 60। 20 के टेबल में आगे भी देखो एक आएगा 120, और 6 के टेबल में भी आगे आएगा 120। अब क्वेश्चन के हिसाब से कॉमन मल्टीपल्स निकाले ना, देखो कॉमन मल्टीपल्स, तो 60 भी कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का, 120 भी कॉमन मल्टीपल है, मतलब 60 भी इन दोनों के टेबल्स में आता है और 120 भी इन दोनों के टेबल में आ रहा है। पर क्वेश्चन कह रहा है LCM लीस्ट, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो लीस्ट मतलब छोटे में छोटा मल्टीपल कौन सा है इनका, 60, इसलिए हम 60 को लिखते हैं यहाँ पे। ये निकलता है LCM। LCM का मतलब बोलता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो और छोटे में छोटा हो। HCF का मतलब बोलता है वो फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो और बड़े में बड़ा हो। ठीक है, यहाँ पर तो खैर एक ही फैक्टर है, आगे 2-3 फैक्टर्स भी निकलते तब मालूम पड़ेगा कि ये हाईएस्ट क्यों लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो HCF क्या आया 2 और LCM क्या आया 60। देखो एक बार और LCM और HCF की कहानी। ये 6 के टेबल में 60 आ गया,
20 के टेबल में भी 60 आ गया। देखो यहाँ पे 120 एक आ रहा है ना, यहाँ पर एक और बार 120 आएगा, 6 × 20। दोनों मल्टीपल्स हैं, पर हम लोगों को क्या चाहिए, लीस्ट। इस चक्कर में हमने लीस्ट निकाल लिया, 60। और वैसे फैक्टर क्या होता है, 2 और 2। देखो इन दोनों में 2 और 2 कॉमन है ना, इस चक्कर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। समझे कि क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दोनों का HCF निकाल रहा हूँ मैं जनरली, ठीक है। ये दोनों के फैक्टर्स लिखे हुए हैं। 72 को अगर अपन फैक्टर्स निकालेंगे ना तो ऐसे आ जाएगा, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3। अपन निकाले थे ना पहले, ऐसे जैसे कर रहे थे, बस वैसे ही यहाँ पे 72 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं, 120 के फैक्टर्स निकाल लो। अब देखो 72 में और 120 में कौन से फैक्टर्स कॉमन है, तो ये एक 2 कॉमन आ गया, एक बार फिर 2 कॉमन आया, एक बार फिर 2 कॉमन आया, और एक बार 3 कॉमन आ गया। कितने जगह देखो HCF कितने निकलेगा, 2 × 2 × 2, एक बार लेते हैं, × 3 कॉमन है ना इस चक्कर में, तो 6 × 12 = 24। ये 24 क्या है HCF। देखने वाली बात है कि 72 को और 120 को अगर डिवाइड करना है, फैक्टर्स निकालने हैं ना, अगर डिवाइड करना है तो इसको 2 इंडिविजुअल दोनों को काट सकता है, दोनों को इंडिविजुअली 4 भी काट सकता है, दोनों को इंडिविजुअली 6 भी काट सकता है, दोनों को इंडिविजुअली 12 भी काट सकता है, और दोनों को इंडिविजुअली 3 भी काट सकता है, दोनों को इंडिविजुअली 24 भी काट सकता है। पर हम लोगों ने 24 को ही क्यों लिया, देखो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। पर हमें क्वेश्चन में निकालना होता है हाईएस्ट, कि इन सब में से हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट कौन सा है, 24। इस चक्कर में हम लोग इसको HCF कहते हैं, कि सारे फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट वैल्यू हो उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। कॉमन फैक्टर हो और हाईएस्ट हो, तो 72 का और 120 के फैक्टर्स बहुत सारे हैं, कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स बहुत सारे हैं। 2 भी इन दोनों को काट सकता है, 4 भी काट सकता है, 6 भी काट सकता है, 12 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है, 24 भी काट सकता है, 1 भी काट सकता है, पर हमने लिया 24 क्योंकि वो हाईएस्ट है, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। ये क्या बेस्ड है अपना उसके ऊपर, जो मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखवाया था ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर इज यूनिक। इसमें क्या लिखा है, कंसिडर द नंबर 4 की पावर n। एक नंबर है जिसमें 4 की पावर n है, जहाँ पर n जो है ना वो नेचुरल नंबर दिया है, कोई भी नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। हमें चेक करना है कि ये नंबर जो है, जो 4n है, क्या वो 0 से कभी एंड कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए कैसे होगा, देखो 4n दिया हुआ है, मतलब देखो अगर मैंने n को 1 लिया तो मेरे को मिलेगा 4, फिर मैंने n को 2 लिया मुझे मिलेगा 16, फिर ऐसे मैंने n को 3 लिया तो मुझे मिलेगा 64। ऐसे वो कह रहा है कि 4n है, क्या n की ऐसी कोई भी वैल्यू है जिसपे जो हमारा आंसर आ रहा है, जो ये 4, 16, 64 आए, वो कभी ऐसा कोई नंबर आ सकता है कि जो 0 से एंड करे, मतलब कुछ भी हो आगे और 0 से एंड करे। क्वेश्चन हमको ये पूछ रहा है। तो देखो इसकी एक ये चीज़ सीख लो पहले, कि अगर ऐसा कभी होना होता है कि कोई नंबर जो है वो आखिर में उसके 0 आए, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, मतलब उसके फैक्टर्स में हमें 2 या फिर 5 मिलने चाहिए, नहीं 2 और 5 मिलना चाहिए, 2 भी मिलना चाहिए और 5 भी मिलना चाहिए। अगर दोनों मिल जाते हैं तो ही वो 0 से एंड करेगा, सीधी सी बात है। अगर मैंने समझो कोई नंबर ले लिया a, ठीक है, दिख रहा हो, एक मिनट को, समझो मैंने कोई नंबर ले लिया a जिसमें 2 और 5 उसके फैक्टर्स हैं, और समझो कुछ भी है, x भी है, y भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो अब ये जो a होगा, एक सोचने वाली बात है, 5 से क्या होता है, 10 होता है। तो अभी हम जो x और y जो भी मल्टीप्लाई करने पे आया, इसके आखिर में क्या लगेगा, 0। ये कुछ भी होंगे जो आगे स्टैंड करेंगे, और 0 तो हमेशा आखिरी में ही आता है, तो 0 लास्ट में आ जाएगा ना। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम चाहते हैं कि वो 0 से एंड करे, कोई भी नंबर हो, हम चाहते हैं कि वो 0 से एंड करे, तो उसके लिए हमें उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर्स में मिलना चाहिए 2 और 5। 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है, मतलब कि ये नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा है, अब देखो सीधी सी बात है कि जो 4 की पावर n है, ले सकते हैं अपन 2 × 2 उसकी पावर n। अब यहाँ पे 2 तो मिल गया हमको, 4 के थ्रू 2 तो मिल गया, मतलब कि पर 5 नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि 0 से एंड नहीं कर सकता। पर इसको लिखना कैसे, मालूम तो हमें होता है, पर इसको लिखने आना चाहिए।
बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पूरा लिखना है। 4 की पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 2 की पावर n, ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया। अब आगे लिखा है इफ 4n वर टू एंड विद डिजिट 0, अगर हम चाहते हैं कि 4n जो है वो नंबर 0 से एंड करे, देन इट शुड हैव 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 होना चाहिए। बट बाय फर्स्ट, हम फर्स्ट के थ्रू देख रहे हैं कि 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4n, कि 5 जो है वो 4n का प्राइम फैक्टर नहीं है। एंड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पूरा लिखना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर इज यूनिक, कि हर किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अपने आप में एक यूनिक है। हम इसका मतलब कुछ भी अपने आप से इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। देखो, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती कि हाँ यार 5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम इसमें लिखते यार पता नहीं, हम एग्जैक्ट श्योर नहीं है कि ये 0 से एंड कर सकता है कि नहीं कर सकता। पर क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, वो यूनिक है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये जो है सो है, और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कभी 5 आ ही नहीं सकता। अगर अभी नहीं है तो फिर मतलब आगे आ भी नहीं सकता ना, तो फिर नंबर तो बदल जाएगा ये वाला, कि 4n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 5 नहीं आ सकता। वही हमने लिखा है कि बाय फर्स्ट 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4n एंड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बात को प्रूव करने के लिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर इज यूनिक, हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n, ऐसा कोई नेचुरल नंबर n नहीं है फॉर विच 4n एंड्स विद 0, जिसके लिए हमारा ये 4n जो है वो 0 से एंड करे। अब एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 1.2 का। अच्छा क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का, जहाँ पे सोनिया जो है 18 मिनट लगाती है एक चक्कर लगाने का, और रवि जो है वो 12 मिनट लगाता है, ठीक है। हमें सपोज करना है कि वो दोनों एक साथ शुरू करते हैं और एक ही सेम पॉइंट से शुरू करते हैं और एक ही सेम डायरेक्शन में भी चल रहे हैं, तो कितने मिनट्स के बाद वो दोनों वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ये हमारा रफर के देखो, ये सर्कुलर पाथ है, सोनिया और रवि दोनों शुरू कर रहे हैं। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट पूरा चक्कर लगाने में और रवि को लगते हैं 12 मिनट। क्वेश्चन कह रहा है कि वो जब आपस में मिलेंगे तो कितनी देर के बाद मिलेंगे, मतलब वो दोनों साथ में इस पॉइंट पर कब आएंगे, कितने मिनट्स के बाद आएंगे। देखो समझो घड़ी चल रही है, 12 मिनट हो गए, ठीक है। तो रवि भैया अपने इधर से हो गए, यहाँ पर आ गए, रवि भाई स्टार्टिंग पे आ गए, ए समझो ये पॉइंट है, ठीक है। और सोनिया जी जो है वो समझो यहाँ पर कहीं पर होंगी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पर एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो अभी 18 मिनट में पहुँचेगी ना यहाँ पे, और 6 मिनट हो गए। अब 6 मिनट में क्या होगा कि जो रवि भैया यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे और समझो यहाँ कहीं पर पहुँच जाएंगे, ये भी एज्यूम कर रहा हूँ मैं। और सोनिया जी जो हैं वो भाई अपना 6 मिनट कवर करेंगे, 18 मिनट चूँकि पूरे हो गए तो वापस से वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गई, ए पर आ गई, ठीक है। दोनों का एक एक राउंड पूरा हो गया। अभी क्योंकि रवि जी 6 मिनट चल चुके हैं तो समझो 6 मिनट और हो गए, तो जो रवि भैया अपने यहाँ पर हैं 6 मिनट चल चुके हैं, वो 6 मिनट और आ गए तो वापस से वो ए पर पहुँच जाएंगे। अभी देखो, अभी जो रवि जी हैं वो वापस घूम के यहाँ पे आ गए, सेकंड बार आ गए, ठीक है। और सोनिया जी पहले यहाँ पर थी तो 6 मिनट सके समझो थोड़ा बहुत यहाँ पर आई होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, थोड़ा देर को मैंने रिक्रिएट किया है। देखो वो अपन कहाँ पर थे कि यहाँ से जो रवि भैया यहाँ पर थे और 6 मिनट अपन ने कर दिए तो वो यहाँ पर आ गए, उनका दूसरा राउंड भी हो गया एक, और सोनिया जी का एक राउंड हो चुका है और वो आगे बढ़ चुकी हैं, ठीक है। अभी देखो, और अगर मैंने यहाँ से 12 मिनट ले लिए तो ये 6 मिनट चल चुकी हैं, 12 मिनट और चलेंगी, 18 मिनट पूरे हो गए तो ये कहाँ पहुँच जाएगी स्टार्टिंग पे, मतलब इनके 2 राउंड पूरे हो गए। और रवि भैया यहाँ पर ही खड़े हैं, इन्होंने पूरे 12 मिनट चलाई तो ये वापस से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे, तो फिर ये वापस थर्ड चक्कर लगा कर आ गए। अब रवि भैया ने 3 चक्कर लगाए, सोनिया जी ने 2 चक्कर लगाए, लेकिन दोनों साथ में मिल गए। क्वेश्चन कह रहा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे वापस, कितनी देर के बाद। तो क्या आया 12:24 और 12:36, 36 मिनट्स के बाद वो दोनों मिलेंगे। पर ऐसा हिट एंड ट्रायल के थ्रू करना पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम निकालेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि देखो वो 12 मिनट लगा रही हैं और ये 18 मिनट, मतलब 12 मिनट लगा रहे हैं रवि भैया और सोनिया जी लगा रही हैं 18 मिनट।
तो अगर मैं इनके फैक्टर्स निकालूंगा तो इस दोनों टाइम्स के कम आएगा टाइम जो भी आएगा, या इनके इक्वल आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरे को एलसीएम निकालना पड़ा, क्योंकि एलसीएम जो होगा वो इन दोनों नंबर से यहाँ तो इक्वल होगा, यहाँ तो इससे बड़ा होगा। क्योंकि टाइम तो ज़्यादा ही होगा ना यार, वो चलेंगे तो टाइम ज़्यादा ही होगा, सीधी सी बात है। अब एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, आगे देखते हैं। ये देखो, मिनट्स आफ्टर विच सोनिया एंड रवि विल मीट, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम में जनरली कुछ भी नहीं दिया हो तो आप भले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 18 और 12 का निकाला। देखो 18 क्या आएगा 2 3 3, 12 क्या आएगा 2 2 3, करेंगे ना अलग अलग अपन तो आ जाएगा ऐसे। तो एलसीएम क्या होता है, देखो अब तुमको पता है कि जो कॉमन है 2 और 2 कॉमन है, 2 को एक बार लिखा। अब इनको छोड़ के जितने बच गए 3 और 3 भी कॉमन है, 3 को भी एक बार लिखा, 2 और 3 एक बार लिख दिए। अब जो बच गए 3 और 2 बच गए तो इनको ऐसे लिख दिया। आंसर क्या आएगा 36। या हम जनरली कैसे करते हैं, 18 और 12 को लिखा, फिर निकालो प्राइम फैक्टर्स, 2 9 6 3 3 2 3 1, और क्योंकि ये होगा ही नहीं तो यहाँ पे वापस सिंपल 2 का 2, फिर 2 क्योंकि 2 बच गए तो 1 और 1। जैसे 1 1 आ गया तो जितने भी फैक्टर्स बने ये सब हमारे क्या है एलसीएम, इन सबको मल्टीप्लाई करो एलसीएम आ जाएगा। देखो 2 3 3 2 2 3 3 2, दोनों चीज़ें सेम है। एग्जाम में मैं बोलूँगा कि पीएफएम से करके आया करो, क्या वो अपने सिलेबस में भी है और उसको करने में क्या सही रहेगा, इतनी सी बात है बस। सो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट टुगेदर, कंप्लीट। अब जो भाई अगली चीज़ है ये मैथ्स नहीं है, ये सोशल साइंस है। ये क्या याद करनी ही पड़ती है, अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आती है तो उसको याद कर लेना, ज़्यादा इस पर दिमाग खराब मत करना अपना। खैर है इजी, बस थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, और अगर नहीं आती समझ में तो वापस रिवाइंड करना वीडियो को, इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है। मतलब रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, हम सबको पता है कि √3 √5 √2 √7 √11 ये सब इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। पर क्वेश्चन बोलता है 10th में प्रूफ करो कि इर्रेशनल नंबर कैसे है, तो इसको प्रूव करने का सीधा एकदम स्ट्रेट तरीका नहीं है, हम उल्टा रास्ता चलते हैं। क्या देखो, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि कोई भी अगर नंबर है रियल नंबर, वो दो ही हो सकते हैं, या तो रैशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा। अगर मैं समझे एक नंबर को बोल दिया कि तू रैशनल नंबर है, पर आगे मैंने ये प्रूव कर दिया कि इसके अंदर रैशनल वाली क्वालिटीज़ तो नहीं है, सीधी सी बात है कि ये रैशनल होगा, क्योंकि है ही 2 ऑप्शन हमारे पास, तीसरा है ही नहीं। कोई नंबर, कोई रियल नंबर अगर रैशनल नहीं हुआ तो रैशनल ही होगा ना। अगर मैं कहूँ कि आसमान में सूरज नहीं है, मतलब क्या चांद ही होगा ना, और कहूँ चांद नहीं है मतलब क्या सूरज ही होगा ना। बस ये उल्टा रास्ता है कि जो चीज़ है कि मतलब समझो किसी को अज्यूम कर लिया कि यार रियल नंबर रैशनल नंबर है, और आगे प्रूव करना कि नहीं रैशनल नंबर ही है ही नहीं, हमारा अजम्पशन गलत हो गया, तो इसका मतलब कि ये रैशनल नंबर है। देखो फिर अब देखते हैं रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं कि हमें प्रूव करना है √3 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। हमें पता है इर्रेशनल नंबर है, पर हम क्या एक नया चलेंगे क्या कि लेट √3 इज़ अ रैशनल नंबर। हमने लेट कर लिया कि √3 रैशनल नंबर है, तो क्या होगा। देखो हमने पढ़ा था ना, किसी भी रैशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पढ़ा था ना, जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो एक सोचने वाली बात है, अगर कोई भी नंबर है, समझो कोई भी नंबर, उसको हमेशा हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, समझो 12/8 है, ठीक है, 12/16 है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ काट के लास्ट में 3/4, ठीक है, 3/4 जो 3 और 4 नंबर्स आ गए, इन दोनों के बीच में 1 के अलावा और कुछ भी देखो कॉमन नहीं है। 3 क्या होता है 3 × 1, 4 क्या होता है 4 × 1, इन दोनों में मतलब ये आगे और कट नहीं सकते, आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को-प्राइम्स, 4 नंबर्स जो आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर 3 और 4 का है। तो लेट कर लिया कि √3 रैशनल नंबर है इस तरीके से कि √3 = A/B, पॉसिबल है भाई, P/Q के फॉर्मेट में लिखा है, और हमने यहाँ पर ये लिख दिया है कि A और B जो है वो को-प्राइम्स हैं। A और B इस तरीके से नंबर्स हैं कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं B को यहाँ ले आया, B √3 = A, इन दोनों को स्क्वायर किया, क्या मिलेगा 3, क्योंकि √3 तो कट जाएगा, 3B² = A²। तो देखो एक बात समझ में आती है कि
ये 3 को मैं अगर नीचे ले आया इधर, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ये जो ए स्क्वायर है ये डिविजिबल है 3 से, है ना भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो भी डिविजिबल होगा 3 से। ये क्या चीज़ है, एक मिनट को अपन देखते हैं जरा फर्क आ गया। अपनी एनसीईआरटी में एक थ्योरम है ऐसी, सही भी है, कि समझो कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर अगर डिविजिबल है किसी एक प्राइम नंबर से, जो कि मैंने पी बोल दिया, तो वो नंबर खुद भी डिविजिबल होगा उस नंबर से। जैसे कि समझो मैंने लिख लिया यहाँ पे 12 का स्क्वायर ले लो 144, ठीक है, और 144 डिविजिबल है, मैंने यहाँ पे लिखा है 3 से, ठीक है। 144 डिविजिबल 3 प्राइम नंबर है, मैं हर नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप बोलो नहीं यार हर नंबर, सिर्फ और सिर्फ प्राइम, जिनका खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर, सॉरी कोई भी फैक्टर नहीं होता। तो 144 जो है वो डिविजिबल है 3 से, है। तो अगर 144 डिविजिबल है तो 12 भी डिविजिबल होगा, ये प्रूव्ड है। इसमें कुछ भी, इसको अपने को यूज़ करना है इस चीज़ के लिए, जादू। देखो लिखा है ना, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ए स्क्वायर जो है ये कोई नंबर है जो कि 3 और एक प्राइम नंबर है, पता है हमको। ए स्क्वायर अगर डिविजिबल है 3 से तो ए भी डिविजिबल होगा 3 से, हमने अभी पढ़ लिया। ए स्क्वायर डिविजिबल है 3 से अगर, तो ए भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर ए डिविजिबल है 3 से तो उसको मैंने ऐसे लिखा है, ए डिविजिबल है 3 से, और लेट करो डिवाइड करने पर कोई नंबर आएगा सी, कोई भी नंबर आएगा सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 3c, ए इक्वल्स टू 3c। अब इस ए इक्वल्स टू 3c को मैंने वापस से स्क्वायर किया, मेरे को मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 के थ्रू, ये सेकंड नाम दे दिया इसको, और इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से मैं देखो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3b स्क्वायर था, तो मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे मिलेगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, ठीक है। ये देखो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, और यहाँ से मैंने 3 से 3 काट दिया, मुझे मिलेगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। अब देखो ये चीज़, b स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 3, ठीक है। अब ये b स्क्वायर क्लियर हो गया, इज डिविजिबल बाय 3, और 3 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, पढ़ चुके हैं। अब अगर a भी डिविजिबल है 3 से, b भी डिविजिबल है 3 से, बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाय 3, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, मतलब कि ये हमारे कैंसिल करता है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स। हमने पढ़ लिया था ना पहले, एज्यूम किया हुआ है भाई ए और बी को प्राइम्स है, मतलब कि वो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। पर यहाँ पर हम प्रूव कर लिया, हमने ले आए यार 3 को कॉमन फैक्टर दोनों के बीच में। बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 3 विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स, मतलब कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि ए और बी को प्राइम्स है। और ये फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ही इसलिए हुआ कि हम लोगों ने गलत अज्यूम किया था कि रूट 3 रैशनल नंबर है, तभी तो हमारा ये जो रैशनल नंबर की क्वालिटी है वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना। ए और बी थे जो को प्राइम्स थे, और को प्राइम्स हमने दिखा दिया भाई वो को प्राइम्स नहीं है, मतलब कि हमारा अजम्पशन ही गलत था, जिस चक्कर में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। तो हम इसलिए लिखते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, हेंस रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर, हेंस प्रूव, कि अगर वो रैशनल नहीं है तो वो इर्रेशनल नंबर ही होगा। और हमने इसको प्रूव कर दिया, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, यहाँ तो रैशनल यहाँ तो इर्रेशनल। देखा है बड़ा इजी, अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो उसको रिवाइंड करके देखना, डिफिकल्ट नहीं है, पर एकदम क्या ध्यान देना पड़ता है। और इसकी जो लैंग्वेज है ना, ये क्या याद ही करनी पड़ती है। भले हम समझ जाते हैं हर चीज़ को, पर उस समय क्या याद नहीं आता कि इसके बाद क्या स्टेटमेंट चाहिए। यहाँ तो आप प्रैक्टिस करो बहुत, 5-6 बार इसको क्वेश्चंस को करो अलग अलग तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ लैंग्वेज क्या है। अब ऐसे ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये थोड़ा अलग तरीके का है। अच्छा एक चीज़ हमको पता होती है कि हम जब भी कभी किसी भी रैशनल नंबर को ऐड करते हैं उसी रैशनल नंबर से, मतलब रैशनल को ही रैशनल नंबर से ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, क्या बोला मैंने, रैशनल को ही रैशनल से ही किया है सब कुछ, ठीक है। तो हमें हमेशा आंसर में रैशनल ही मिलेगा।
वो रैट नहीं है, रैशनल है। और इरेशनल में क्या होता है कि अगर मैंने किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई भी नहीं, डिवाइड भी नहीं, तो वो हमेशा हमें इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, या मैंने समझो रैशनल प्लस माइनस इरेशनल कर दिया, तब भी मेरे को इरेशनल नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल से फॉर्म कर लिया करो, आइडिया पड़ता जाएगा। या समझो मैंने रैशनल को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया किसी इरेशनल से, तब भी मेरे को इरेशनल नंबर मिलेगा। ये थोड़े प्रूव्ड चीज़ें, डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है यार कि प्रूव्ड है 2 + √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। देखो √5 रैशनल नंबर है, उसको अपन ने रैशनल से मल्टीप्लाई किया तो इरेशनल ही हो गया, और उसको हमने रैशनल से ऐड किया तो वापस से वो इरेशनल हो गया। इरेशनल तो है, हमें प्रूव करना कैसे होगा? वही सिंपल सेम टू सेम चीज़, थोड़ी नहीं है, ये इजी वाला है। लेट 2 + 3√5 इज़ अ रैशनल नंबर। वापस से लेट किया कि ये रैशनल नंबर है, तो इसको हमने a/b के इक्वल में लिखा है, जहाँ पे a और b हमारे को प्राइम्स हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो देखो मैं b को यहाँ ले आया, सॉरी मैं 2 को इधर लेके जा रहा हूँ। 3√5 = a/b - 2। 3√5 = a - 2b, b को मैंने एलसीएम ले लिया, 2b/b। अब 3 को मैं नीचे ले आया, √5 = a - 2b/3b, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया। अब देखो a, b, 3 और 2, ये चारों के चारों रैशनल नंबर्स हैं। कोप्राइम रैशनल नंबर ही होता है। a, b, 3, 2 चारों के चारों रैशनल नंबर्स हैं। तो हम रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ये कह सकते हैं कि a - 2b/3b एक रैशनल नंबर ही होगा। कहा था ना रैशनल को ऐड सब्ट्रैक्ट, कि रैशनल को ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड करो, कुछ भी करो, रैशनल नंबर ही मिलेगा हमेशा। तो जिससे क्या मालूम पड़ा कि a - 2b/3b जो है वो भी एक रैशनल नंबर ही है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर ये रैशनल हुआ तो इक्वल्स टू के चक्कर में ये भी रैशनल हो गया ना यार। √5 विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट दैट 2 + 3√5 इज अ रैशनल नंबर। भाई अगर ये रैशनल है और ये इरेशनल है, कैसे पॉसिबल है? हमें पता है ये इरेशनल है और हमने इसको रैशनल प्रूव कर दिया। √5 will also be a rational number, no, but we know that √5 is an irrational number, so this contradicts our fact। ये हमारे इस फैक्ट को गलत करता है कि 2 + 3√5 इज अ रैशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ? क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था कि 2 + 3√5 एक रैशनल नंबर है, हेंस 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव। अच्छा एक क्वेश्चन है तो बहुत ईजी, अगर 2-3 नंबर में आता है ना सेम क्वेश्चन, तो सेम टू सेम टिप देना आप। पर अगर एक क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया गलती से भी, तो क्या है, इसको पहले आपको √5 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा और फिर इस फैक्ट को लिखना पड़ेगा कि हाँ हमने ऊपर प्रूव करा है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इस चक्कर में हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फैक्ट है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। इसको तो अपन ने रैशनल प्रूव किया ना अभी यहाँ पे, पर √5 इरेशनल है, ये हमने जो कि 2-3 नंबर में आता है तो एज्यूम कर लेते हैं हाँ इरेशनल ही, पर अगर 4-5 नंबर में आया तो उसको प्रूफ करना पड़ता है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है इस चक्कर में। देखो रियल नंबर्स अपना पूरा हो गया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया अपन ने, ईडीएल सिलेबस में नहीं है, थोड़ा ईडीएल समझ में आए इसलिए थोड़ा वीडियो में ईडीएल रखा है। ठीक है, एफटीए पढ़ लिया, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स पढ़ लिया, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और देखना जो आपको डाउट लगे मेरे से पूछना।